हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया कोलिजन यानी कि टक्कर, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर कोलिजन होती है तो वो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये हम लोगों ने देखा था। तो हमने देखा था कि कोलिजन क्या होती है। कोलिजन होती है दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन। ठीक है, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें वो क्या करते हैं, मोमेंटम और एनर्जी को क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। समझ में आ गई। तो हमने डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो कोलिजन होती है वो दो टाइप की होती है ना। एक तो होती है आपकी इलास्टिक कोलिजन और दूसरी होती है इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या फ़र्क है, पहले मैंने इलास्टिक को बता दिया था आपको कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। ठीक है, तो जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें क्या होता है कि जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता ही है और साथ ही साथ एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व रहती है। समझ में आ गई। मोमेंटम के साथ साथ क्या कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है इलास्टिक कोलिजन में। तो कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी अगर उसमें मोमेंटम के साथ साथ कंजर्वेशन हो, किसका भी, एनर्जी का भी। समझ में आ गई। तो हमने दो पार्टिकल्स पर लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ था, ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 आ गई थी। समझ में आ गई। दूसरे तरीके की कोलिजन देखते हैं अपन, नंबर सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन वो होगी जिसमें एक पार्टिकल है आपके पास m1 जिसकी पहले वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन u1, मतलब मैंने अभी टक्कर नहीं की है। फिर दूसरा पार्टिकल है मेरे पास m2 मास का जिसकी वेलोसिटी है u2। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भी गति कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कंडीशन लेकर चल रही हूँ। ठीक है, बाकी ये और भी कई तरीक़ों से मूव कर सकते हैं, उस पर हमें नहीं जाना। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ समझो कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इनइलास्टिक वो होती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि रबर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर शेप पे चेंज किया जाए एक लिमिट तक तो बाद में बाहर से फोर्स हटा लेने पर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन इनइलास्टिक क्या होते हैं, इनइलास्टिक वो होते हैं जिनमें बाहर से आप फोर्स लगाओ, ठीक है, लेकिन वो फोर्स हटा लेने पर वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिन पे अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊं और उनको मैं दबाऊं या उनको एक्सटेंड करूं तो वो वापस वो फोर्स हटा लेने पर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, मतलब उनकी शेप जो है वो चेंज होती है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं वो, है ना, शेप में चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप सपोज करके चलो दो मिट्टी के आपके पास गोले हैं, गीली मिट्टी के गोले हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, दोनों मिट्टी के गोलों को एक दूसरे से टक्कर करवानी है मैंने। ठीक है, एक बच्चे के हाथ में एक है, दूसरे के हाथ में दूसरा है। मैंने कहा दोनों टक्कर फेंको एक दूसरे की तरफ गोले, तो क्या होंगे, दोनों गोलों को मैंने जैसे ही टक्कर करवाई तो या तो वो दोनों गोले चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपकने के बाद वो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे चिपकने के बाद, या फिर ये पॉसिबल है कि वो एक दूसरे से क्या करें, चिपके भी ना तो भी उनकी शेप तो बदल जाएगी, दोनों एक तरफ से पिचक जाएंगे, है ना। थोड़ा इमेजिन करो कि सिचुएशन को इमेजिन करो थोड़ा, तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं दो टेनिस बॉल को आपस में टकराऊं तो वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उनकी शेप चेंज नहीं होती, वो जैसे हैं वो वैसी ही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उनकी शेप भी कैसी है। ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में शेप चेंज हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था ना तो मोमेंटम चेंज होता है ना एनर्जी चेंज होती है, दोनों ही कंजर्व रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या होगा कि वो दोनों टक्कर के बाद या तो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे या फिर रुक जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रुक क्यों गए, रुक इसलिए गए कि टक्कर से पहले यानी कि कोलिजन से पहले उनकी जो वेलोसिटी थी वो उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी नहीं रही। बात समझ में आई मेरी आप लोगों को। ठीक है, चलो, तो मैंने मान लिया कि ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद ये दोनों स्टिक हो गए। तो अब इनका कंबाइंड मास कितना हो गया, m1 + m2 हो गया। और इन्होंने टक्कर करने के बाद, समझ में आ रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ जैसे ही इन्होंने कोलिजन की तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये एक कॉमन वेलोसिटी से इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और मैंने मान लिया कि वो कॉमन वेलोसिटी इनकी कितनी है, v है ना, और साथ में f फाइनल वेलोसिटी। ये सिंपली अगर आप v भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, या तो vf लिख दो या फिर v लिख दो।
बात समझ में आ गई। यानी कि दो मैंने ऐसे पार्टिकल्स लिए जो कि जिनकी शेप चेंज हो रही है फोर्स लगाने पर, दोनों को मैंने टक्कर करवाई, टक्कर कराने के बाद वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए। स्टिक होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों पार्टिकल्स मिलकर के एक मास बन गए, और दोनों का मास कितना होगा m, क्योंकि भाई मास में थोड़ी चेंज आएगा टक्कर करने से। दोनों का m1 एक का अलग था, एक का m2 था, मिलकर के m1 प्लस m2 बनेगा। लेकिन अब वो चिपक करके एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और मैंने वो मान ली vf या फिर v। तो इसके लिए इन इलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन बनेगी, पहले हम डिफाइन कर देते हैं कौन सी कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन होगी। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होगी जिसमें दो पार्टिकल्स को अगर टकराया जाए तो टकराने के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके बाद वो एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं। समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे द कोलिजन in which the particles or object are collided, and after collision they will stick to each other and move with combined velocity। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन। हालांकि इनइलास्टिक कोलिजन के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक टाइप है, एक तरीके की इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगी ये वाली सिचुएशन में। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसमें क्या कंडीशन होगी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड पहली। नंबर 2, टोटल एनर्जी of particles before collision is not equals to total energy of particles आफ्टर कोलिजन। अब इस बात को ध्यान से समझना भाई एक तो, ठीक है। यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है ना, CONSERVED। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी कि मोमेंटम तो आप बिफोर कोलिजन भी उतना ही रहेगा जितना कि बाद में रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल की बिफोर कोलिजन जो टोटल एनर्जी होगी वो पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर नहीं होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन इस बात के भी दो पहलू हैं, वो मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि m1u1 प्लस m2u2, ये दोनों पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। m1 इसका मास है, u1 वेलोसिटी है, m2 मास है, u2 वेलोसिटी, दोनों मिलकर के कितना बन गया मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, आफ्टर कोलिजन कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी। अरे भाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि टक्कर के बाद मास कंबाइंड मास बन जाता है, और वो किसने से मूव करता है, वी से। जबकि इलास्टिक में क्या था, दोनों अलग अलग थे, तो दोनों का हमने लिखा था m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, दोनों कंबाइंड हो गए तो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास 3 हो गई। अब आप कंजर्वेशन की देखो, हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, यानी कि टक्कर से पहले की कुल पार्टिकल्स की एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ मतलब हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर किसके बराबर नहीं होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये वाली बात सही है। टक्कर से पहले की टोटल एनर्जी कितनी होगी, बिफोर कोलिजन कितनी एनर्जी होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की हाफ m2u2 स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दोनों कंबाइंड मास है,
m1 प्लस m2 कितने से मूव कर रहे हैं, v से, तो इतनी वेलोसिटी बनेगी और दोनों इक्वल नहीं होगी। लेकिन बट आपको पता है ना, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने खास करके इस चीज़ को इलेबरेट करके लिखा है कि पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, पर यूनिवर्स की एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ये वाली बात सही है कि नहीं है? जैसे ही हमने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा था ना, सेम वही वाली बात है। मतलब टक्कर से पहले दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी अगर मिलकर के 10 जूल थी, तो टक्कर के बाद 10 जूल नहीं होगी, 8 ही रह जाएगी। तो 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 2 जूल एनर्जी कहाँ गई? वो 2 जूल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी या साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टक्कर से पहले की टोटल एनर्जी, पर यूनिवर्स की एनर्जी तो अभी भी कांस्टेंट ही है, पहले 10 थी, बाद में भी तो 10 ही है। समझ में आ गई? इसलिए मैंने इस चीज़ को खोल के लिखा था कि पार्टिकल्स की एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो पार्टिकल्स की तो कंजर्व है भी कहाँ, देखो ना, पार्टिकल्स की पहले 10 थी, बाद में 8 हो गई, तो वो दोनों तो इक्वल नहीं है, पर यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अब वो जो 2 जूल एनर्जी है वो कहीं गायब नहीं हुई, वो यूनिवर्स में चल गई इन फॉर्म ऑफ हीट में या फिर साउंड में या किसी भी और फॉर्म में चेंज हो गई। तो मिलकर के दोनों तो 10 ही है, ठीक है। यूनिवर्स की एनर्जी तो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन पार्टिकल्स की इक्वल नहीं होगी। यानी कि पार्टिकल्स की पहले 10 थी तो बाद में 8 ही रह गई। ये मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। इसीलिए मैंने लिखा है कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी है ½m1u1² प्लस ½m2u2², ये बराबर नहीं होगी ½ m1 प्लस m2 इंटू v² के। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ½ m1u1² प्लस ½ m2u2² इज इक्वल टू ½ m1 प्लस m2 इंटू v² प्लस q। ये प्लस क्यू वो वाली एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है, तो मैं इसको लिख दूंगी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी, यानी कि जो हीट में हो सकती है या फिर वो किस में हो सकती है, साउंड में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है। तो ये दो आपकी कोलिजन हो गई, ठीक है। इलास्टिक आज कर लिया हमने, इलास्टिक हमने कल के वीडियो में कर ली थी। समझ में आ गई? अब हम देखेंगे, पता है ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि कोलिजन इलास्टिक क्या होती है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है, ठीक है। फिर यही जो कोलिजन है ना, ये दो तरीके की होती है। यानी कि जो इलास्टिक कोलिजन है वो भी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कम्प्लीटली 1 डायमेंशन में, ठीक है, और एक होती है आपकी कम्प्लीटली 2 डायमेंशन में। यानी कि इलास्टिक 2 होती है, 1D एंड 2D, और इन इलास्टिक भी 2 होती है, 1D एंड 2D। 1D तो आपको दिखाई रखी है, जिसमें पार्टिकल बिफोर कोलिजन जो है और आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन में रहता है, एक ही डायरेक्शन में। क्या मेरा इसी डायरेक्शन से तो मतलब रहा है क्या? मेरा इस डायरेक्शन से कोई मतलब रहा था क्या? बिल्कुल भी नहीं था, कहीं भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं गया था। तो ये जो टक्कर मैंने दिखा रखी ना आपको, ये 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में कैसे होगा? 2 डायमेंशन में होगा कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करेंगे, टक्कर के बाद वो एक इधर चला जाएगा, दूसरा इधर, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब ऐसे, मतलब एक ऐसे टकराया, दूसरा ऐसे टकराया, टक्कर के बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो अब यहाँ पे दूसरी वाली जो वाई एक्सिस है उसका भी रोल आ गया। तो ये वाली जो टक्कर होगी वो कौन सी होगी? 2 डायमेंशनल कोलिजन होगी। समझ में आ गई? तो हर कोलिजन जो है वो 2 तरीके की होती है, एक 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फिर एक 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। समझ में आ गई बात? तो उसको अपन शुरू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। कोशिश करेंगे इसको 1-2 में ख़त्म करा दें, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है आपके 2 डायमेंशन, या ये 1 डायमेंशन भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फिर थोड़े 2-4-5 चीज़ें निकालेंगे और अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये काफ़ी डिटेल और काफ़ी लेंदी होती है, लेकिन आपके सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही दे रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कल देखेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। ओके,